अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ दास्तान मीर बाय हमना राजपूत एपिसोड नंबर 31। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है और आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो आगे इस नावल को हम शुरू करते हैं। कमरे में ज़मीन पर बिछे कारपेट पर छोटा सा वाइट टेबल, जिसके दोनों तरफ साइड पर कैंडल्स रखी हुई थी। असरान शाह नीचे ज़मीन पर बैठते केक को टेबल पर रखते हुए उस पर छोटी छोटी कैंडल लगाने लगा। सबको अच्छी तरह से सेट करते असरान शाह ज़मीन से उठाते हुए अपने कदम अलमारी की तरफ बढ़ा गया। अलमारी से डब्बे को निकालते वहीं बेड पर बैठकर नूरलैन के निकलने का इंतज़ार करने लगा। नूरलैन कुछ ही लम्हों में वॉशरूम से बाहर आई। उसने असलान शाह का पसंद किया गया वाइट गाउन पहना हुआ था, जो असलान शाह ने उसके लिए खुद लेकर आया था। वो गाउन फुल पाँव तक था। गाउन हर लिहाज से नूरलैन पर जच रहा था। असलान शाह मुस्कुराते हुए बेड से उठकर अपने कदम नूरलैन की जानिब बढ़ाते उसका हाथ थामते हुए उसे अपने रूबरू खड़ा कर गया, जबकि नूरलैन की नज़रें टेबल पर मरकूज थी। वो हैरानगी से सारे कमरे को देख रही थी। जगह जगह फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। शाह, ये सब किस लिए? नूरलैन ने नासमझी से सवाल किया। आपके लिए, असलान शाह उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए बोला। मेरे लिए? नूरलैन हैरत से बड़बड़ाई। आपके लिए। असलान शाह उसे अपने साथ लिए नीचे कारपेट पर बिठाते हुए बोला। नूरलैन ने एक नज़र असलान शाह को और एक नज़र टेबल पर रखे केक को देखा, जिस पर हैप्पी बर्थडे कल्बे असलान लिखा हुआ था। मेरी बर्थडे तो 2 दिन बाद है। शाह नूरलैन असलान शाह को अपने पास बैठते देखकर बोली। जानता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं वो पहला शख्स रहूँ जिसने आपको सबसे पहले विश किया। मैं हमेशा आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहता हूँ, इवन हमारे बच्चे भी हो जाए तब भी। असलान शाह नूरलैन के दोनों गालों पर अपने हाथ रखते शिद्दत पसंदी से बोला। बच्चों वाली बात पर नूरलैन के चेहरे पर गुलाल बिखरा था। केक कट करे, असलान शाह नूरलैन को अपनी तरफ देखता पाकर बोला। नूरलैन ने सर को जज्बात में हिलाया। असलान शाह ने टेबल पर रखे लाइटर को उठाकर बारी बारी केक पर लगी कैंडल को जलाया। लाइटर को साइड पर रखते अपनी गोद में रखे डिब्बे से डायमंड से बना हुआ ताज निकालते नूरलैन के सर पर सजा गया। असलान शाह के दिल की सल्तनत की मलिका को सालगिरह मुबारक। असलान शाह नूरलैन के माथे को अकीदत से चूमते हुए बोला। नूरलैन ने नम आँखों से असलान शाह को देखा और अपना सर उसके सीने पर रखा। थैंक यू शाह, नूरलैन उसके सीने से सर को हटाती हुई बोली। असलान शाह ने अपने हाथ की पोरों से उसकी आँखों में आई नमी को साफ किया। मोस्ट वेलकम मेरी जान, असलान शाह ने मोहब्बत से जवाब दिया। दोनों ने एक साथ केक को कट किया। असलान शाह ने केक का छोटा सा पीस नूरलैन को खिलाया। नूरलैन ने केक की बाइट लेते हुए असलान शाह को जवाबन केक खिलाने के लिए अपना हाथ असलान शाह के मुंह के करीब कर गई। असलान शाह ने नूरलैन के हाथ को थाम कर केक की बाइट ली। नूरलैन ने शरारत से अपने हाथ पर लगी क्रीम को असलान शाह के चेहरे पर लगाकर खिलखिलाई थी। असलान शाह हौंक बना नूरलैन को देखने लगा, जो उसके चेहरे पर क्रीम लगाकर खुद कहे लगा रही थी। असलान शाह नूरलैन के खिलखिलाते चेहरे को देखकर उसकी कमर में हाथ डालता हुआ उसे अपनी गोद में शिफ्ट कर गया। नूरलैन की हंसी बंद हुई। वो नज़रें उठाकर असलान शाह को देखने लगी, जो उसे ही वालहाना नज़रों से देख रहा था। असलान शाह एक हाथ से नूरलैन को थामे, जबकि दूसरे हाथ से केक से क्रीम को उतारते हुए नूरलैन की थोड़ी पर बने तिल पर लगा गया। असलान शाह नूरलैन का चेहरा ऊंचा करते उसकी थोड़ी पर लगी क्रीम को अपनी ज़बान से साफ करने लगा। नूरलैन उसकी बेबाक हरकत पर झटपटाई। असलान शाह उसे सख्ती से अपने साथ लपेट गया। असलान शाह उसकी थोड़ी से सारी चॉकलेट क्रीम को साफ करते उसके तिल को सख्त करने लगा। कितने ही लम्हे वो उसकी थोड़ी को अपने लम्ब से भिगोता रहा था, जबकि नूरलैन गहरे गहरे सांस लेती असलान शाह को मदहोश कर रही थी। असलान शाह उसकी थोड़ी से सरकते उसकी गर्दन को सक करते उसकी गर्दन की जिल्द को अपने होठों को दबाते हुए उसके वजूद पर अपनी शिद्दतों के निशान बिखेरने लगा। नूरलैन उसके मदहोश होने पर अपने बाजुओं को असलान शाह के गिर्द लपेट गई। असलान शाह उसके होठों के करीब तिल पर ज़बान फेरते हुए नूरलैन के होठों को अपने होठों की कैद में लेते हुए उसे अपनी गोद में उठाते हुए अपने कदम बेड की जानिब बढ़ाते नूरलैन को बेड पर लिटा गया।
नूरलैन गहरे सांस लेती हुई असलान शाह को देखने लगी, जो अपनी वाइट शर्ट के बटन खोलते हुए शर्ट को एक झटके से उतारते हुए दूर उछाल गया। 1 घंटा बेड पर रखते असलान शाह अपने हाथ नूरलैन की वाइट गाउन को बैग पर ले जाते एक झटके से गाउन की जिप को खोल गया। गाउन कंधों से सरकती हुई उसके सुराहीदार गर्दन वाज़े कर गई। असलान शाह झुकते नूरलैन की गर्दन को चूमते नूरलैन को लरजने पर मजबूर कर गया। असलान शाह नूरलैन का सर तकिए पर रखते उस पर साया फिगन हुआ। असलान शाह नूरलैन के माथे पर बोसा देते उसकी आंखों गालों को चूमते उसकी साइड गर्दन को सक करते हुए अपने होठों को नूरलैन के होठों से मस करते हुए उसके होठों पर अपनी गहरी सांसें छोड़ने लगा। नूरलैन के वजूद में असलान शाह की तलब उठने लगी। असलान शाह नूरलैन की आंखों में अपनी तलब देखते हुए मुस्कुराया। अब नहीं कहेंगी क्या चाहिए शाह? असलान शाह नूरलैन के होठों के किनारे पर अपना लम्स छोड़ते हुए बोला। नूरलैन ने घूर कर असलान शाह को देखा। असलान शाह नूरलैन के घूर कर देखने पर कहकहा लगा गया, हाय आप जालिम अदाएं आपके शाह को आपका दीवाना बना रही है। असलान शाह मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। नूरलैन शर्माती हुई असलान शाह के सीने में खुद को समाने लगी। आप मेरे सीने में समाएं और मैं आपकी रूह में समा जाऊं, असलान शाह बेबाकी से नूरलैन के कान में बोला। नूरलैन ने असलान शाह की बेबाक बात पर उसके सीने पर अपने दांतों से वार किया। असलान शाह अपने सीने पर नूरलैन के दांतों का वार सहता हुआ मुस्कुराया। असलान शाह नूरलैन की कमर को अपनी मुट्ठी में भींचते उसका सर अपने दूसरे हाथ से ऊपर उठाते नूरलैन के होठों को अपनी कैद में लेता हुआ उसकी सांसों को पीने लगा। उसके बालाई लब को सक करते उसकी ज़बान को अपने होठों में लेते हुए उसकी नमी को निचोड़ने लगा। असलान शाह उसके वजूद से वाइट गाउन को उतारते हुए उसके बरहना वजूद को इश्तियाक भरी नज़रों से देखने लगा। असलान शाह उसके सर से अपने पहनाए हुए डायमंड ताज को एहतियात से उतारते उसे साइड टेबल पर रखते उसके बालों को सहलाने लगा। असलान शाह अपने हाथ सर से चलाते आहिस्ता आहिस्ता उसकी धड़कनों पर ले जाते हुए उसकी धड़कनों को सहलाने लगा। असलान शाह उसकी बेली बटन पर अपनी ज़बान घुमाते नूरलैन को मचलने पर मजबूर कर गया। नूरलैन मचलती हुई अपने हाथ असलान शाह के बालों में उलझा गई। असलान शाह ऊपर उठते खुद को और नूरलैन दोनों को हर पर्दे से आज़ाद करते हुए नूरलैन की गर्दन में मुंह छुपाते हुए उसकी गर्दन को सक करते हुए अपना सर उसकी गर्दन से हटाते नूरलैन को देखने लगा। आंखों ही आंखों से इजाज़त तलब करने लगा। नूरलैन को असलान शाह का हर बार हक होते हुए भी इजाज़त तलब करना भाया था। असलान शाह उसकी इजाज़त मिलते ही एक झटके में नूरलैन के वजूद में दाखिल हुआ। नूरलैन ने सिसकी भरी। असलान शाह उसके होठों को अपनी होठों की कैद में लेते अपने वजूद को हरकत देने लगा। नूरलैन सिसकियां भरती असलान शाह को मदहोश करने लगी। असलान शाह एक बार फिर नूरलैन की रूह की गहराइयों में खोते हुए खुद को और नूरलैन को सुकून पहुंचाने लगा। बढ़ती रात में नूरलैन की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। मोहब्बत बड़ी जालिम चीज़ है। कभी कभी हमें ऐसे इंसान से मोहब्बत हो जाती है जिसका मिलना हमारे नसीब में नहीं होता, और शायद मेरे नसीब में भी मोहब्बत लिखी है। नहीं, मोहब्बत अगर जालिम है तो उतनी ही ख़तरनाक। मोहब्बत का मीम ही भारी है। मीम मतलब मौत। मोहब्बत का पहला लफ्ज़ भारी है तो मोहब्बत का आखिरी लफ्ज़ तबाह। मोहब्बत अगर ना मिले तो इंसान तबाह हो जाता है, और मैं तबाह हो चुका हूँ। अगर अपनी मोहब्बत के लिए मुझे फ़ना भी होना पड़ा, मैं फ़ना हो जाऊंगा। रऊफ़ लखानी अपनी स्टडी रूम में बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ बड़बड़ाया था। उसका एक एक पल नूरलैन को सोचते हुए गुजर रहा था। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा रऊफ़ लखानी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। अपनी मोहब्बत को खुश देखना चाहता था, और उसने देखा था उसकी मोहब्बत की खुशी एक ही शख्स में थी, वो था असलान शाह। रऊफ़ लखानी के चेहरे पर कर्ब फैला था। वो अपने दुश्मन की बीवी से मोहब्बत करता था। रऊफ़ लखानी कर्ब से हंसा। जिस शख्स को वो तबाह व बर्बाद करना चाहता है वो उसकी बीवी से मोहब्बत कर बैठा। रऊफ़ लखानी शीशे के टेबल पर अपना हाथ मारते हुए अपने चेहरे को बेतासुर रखे हुए था। अगर मोहब्बत मेरी नसीब में नहीं थी तो मोहब्बत क्यों हुई, जब मैं जानता हूँ कि मुझे आज तक मोहब्बत रास नहीं आई। आती भी कैसे जब मेरी माँ को मोहब्बत रास नहीं आई। मेरी माँ जो मेरे बाप की मोहब्बत में सिसक कर मर गई, और मेरा बाप जो नहीं सिसकता हुआ, जो उन्हें सिसकता हुआ देखकर अपनी अना को सुकून पहुंचाता रहा। जब से होश संभाला तब से ही मैंने अपनी माँ को छुप छुप कर रोता देखा था। क्या गुजरती होगी उस बच्चे पर जब वो अपनी माँ को रोता देखता था। मेरा बाप सिकंदर रऊफ़। सिकंदर नाम रख लेने से कोई सिकंदर नहीं होता। सिकंदर बनकर दिखाना पड़ता है, जो वो कभी बन नहीं सके। रऊफ़ लखानी गहरा सांस भरते हुए अपनी कुर्सी से उठता स्टडी टेबल की बाएं जानिब बनी बालकनी में आया।
एक सर्द हंकारा भरते हुए वो वहीं सर्द ज़मीन पर बैठ गया। माजी, बाबा मैं ये शादी नहीं करूँगा। सिकंदर लाउंज के बीचों बीच खड़ा मोहम्मद लखानी के रूबरू चिल्लाते हुए बोला। आवाज़ नीची रखो सिकंदर। मोहम्मद लखानी नागवार लहजे में बोले। मैं आवाज़ नीची रखूँ ताकि आप मेरी शादी अपनी दोस्त की बेटी से करवा दे? कभी भी नहीं, मैं उस लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा और आप मुझसे ये उम्मीद भी मत रखिएगा। सिकंदर लखानी मोहम्मद लखानी की आंखों में आंखें डालकर बोला। तुम भूल रहे हो सिकंदर, मोहम्मद लखानी के मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हारी शादी आरज़ू से करवा कर रहूँगा। और हाँ मोहम्मद लखानी एक कदम उसके करीब हुए, और मैं तुमसे उम्मीद यही रखूँगा कि तुम खामोशी से निकाह करोगे, और तुमने ये निकाह नहीं किया तो? मोहम्मद लखानी अपनी बात अधूरी छोड़ गए थे। तो क्या बाबा, क्या करेंगे? ज़बरदस्ती करेंगे मेरे साथ? सिकंदर लखानी ने अपनी सियाह आंखों को मोहम्मद लखानी की आंखों में गाड़ कर इस्तफसार किया। मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा, एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। जिस पैसे पर तुम इतराते हो वो मेरा है, मेरी खून पसीने की कमाई का, जिसे तुम अपने दोस्तों पर उड़ाते हो। पहले कुछ बन जाओ तुम, फिर मेरे सामने आवाज़ उठाना। मैं मान जाऊंगा तुम नाम के सिकंदर नहीं, तुम सच में सिकंदर हो। मोहम्मद लखानी गिरते हुए बोले। सिकंदर लखानी मोहम्मद लखानी की बात पर अपनी हाथ की मुट्ठी को भीज गया। आप अपनी इकलौती औलाद को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे? मैं आपकी जायदाद का इकलौता वारिस हूँ, आपकी जायदाद पर मेरा हक है, और आप उस लड़की के लिए मुझे धमकी दे रहे हैं? सिकंदर लखानी हैरत और बेयकीनी भरे लहजे में बोला। मोहम्मद लखानी ने अपनी नज़रों का जाविया बदला। हाँ दे रहा हूँ धमकी, वो लड़की मेरे दोस्त की बेटी है और हमें अजीज़ भी है। इकलौते हो तो क्या हुआ, दुनिया में कितने माँ बाप के इकलौते बच्चे होते हैं, और तो कोई दुनिया में अनोखे पैदा नहीं हुए हो जो हर बात पर मुझे जताते हो तुम मेरे इकलौते बेटे हो। और तुम बताओ, बाप का कोई हक नहीं अपनी औलाद पर कि वो उसके लिए कोई फ़ैसला करे? क्या सिर्फ बाप का यही हक है कि वो सारी ज़िंदगी अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करे और आखिर में वही औलाद माँ बाप के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करे? मोहम्मद लखानी सख्त लहजे में बोले। आप, अगर तुम्हें जायदाद प्यारी है तो मेरी बात मान लो, अगर नहीं तो मेरी एक शर्त है। मोहम्मद लखानी सिकंदर की बात काट कर बोले और आखिर में कुछ सोचकर शर्त वाली बात उसके सामने रख गए। जायदाद तो मेरी है और मैं इस जायदाद को हासिल करके रहूँगा। उसके लिए मुझे जो कुछ मर्जी करना पड़ेगा मैं वो सब कुछ कर गुजरूँगा। सिकंदर लखानी अपने दिल में सोचते हुए बोला। मुझे आपकी शर्त मंजूर है बाबा। सिकंदर लखानी मोहम्मद लखानी की तरफ देखकर बोला। सिवाय उस लड़की के शादी करने के मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। सिकंदर लखानी भी उनका ही बेटा था, वो जानता था अपने बाबा के जहन में चलते हुए ख्याल को। मोहम्मद लखानी सिकंदर लखानी की बात पर सब्र का घूंट भर कर रह गए। सोच लो सिकंदर, मोहम्मद लखानी उसे एक बार फिर से सोचने का बोल गए। सोच लिया बाबा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सिकंदर लखानी नरम लहजे में बोला। ठीक है, तुम्हें शादी नहीं करनी आरजू से तो मेरी एक शर्त है, तुम अपने लिए जॉब ढूंढो। मेरे दिए गए सारे क्रेडिट कार्ड मुझे वापस करो। मेरी एक एक चीज़ जो मेरी मेहनत की कमाई है सब कुछ मेरे हवाले करो और ढूंढो जॉब बगैर मेरा नाम अपने नाम के साथ लगाए। मोहम्मद लखानी एक एक लफ्ज़ दांत पीसते हुए बोले, जबकि सिकंदर लखानी हैरत और फटी फटी नज़रों से उनकी शर्त को सुन रहा था। उसका हाल ऐसा था मानो किसी ने उसके जिस्म से रूह निकाल ली हो। जबकि मोहम्मद लखानी देख सकते थे उनकी बात पर अपने बेटे का सफ़ेद पड़ता चेहरा। वो जानते थे वो पैसा नहीं छोड़ सकता। जिस शख्स को बगैर किसी मेहनत के सब कुछ मिल रहा था तो वो मेहनत क्यों करेगा, और मोहम्मद लखानी ने उसकी कमज़ोरी पर हाथ डाला था। बताओ, अब मंजूर है मेरी शर्त? मोहम्मद लखानी सोफे पर रिलैक्स अंदाज में बैठते हुए बोले। क्या हुआ, सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? इतनी मुश्किल शर्त नहीं रखी मैंने जो तुम एक जगह पर ही स्टिल हो गए हो। मोहम्मद लखानी सिकंदर को स्टिल खड़ा देख कर तंज़िया अंदाज में बोले। चलो मैं तुम्हें 15 दिन दे रहा हूँ। 15 दिन में तुमने जॉब ढूंढ ली तो मैं तुम्हारी शादी आरजू से नहीं करवाऊँगा, और अगर तुमने नहीं ढूंढी जॉब तो ठीक 15 दिन बाद तुम्हारा निकाह आरजू से होगा। मोहम्मद लखानी सोफे पर से उठते हुए सिकंदर की शर्ट का कॉलर दुरुस्त करते अपनी शर्त बताते हुए अपने कमरे में चले गए थे। जाते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस लड़की की वजह से मेरा बाप मुझे धमकी दे रहा है। छोड़ूंगा तो नहीं मैं उस लड़की को जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। एक बार मेरे सामने आए उसे तो मैं जान से मार दूंगा और मैं जॉब करूंगा। सिकंदर लाखानी इंडस्ट्री का इकलौता मालिक मैं जॉब करने के लिए नहीं बना। सिकंदर लाखानी हराम मशरूब को अपने मुंह से लगाए हुए गुस्से से घुर्राया।
میرے یار مان جائے، شادی ہی تو کرنی ہے، کر لے۔ انکل کی دوست کی بیٹی سے اس کا دوست، جو اسے پچھلے 2 گھنٹے سے غصے کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، آخر میں اسے شادی کرنے کا مشورہ دینے لگا۔ نو نیور، کبھی بھی میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ سکندر لاکھانی نے نام میں سر کو ہلاتے ہوئے ساتھ ساتھ حرام مشروب کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں سوچ لے سکندر، تیری ایک ہاں تجھے ساری جائیداد کا وارث بنا سکتی ہے۔ اس کا دوست وکی اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ سچ میں اگر شادی ہو جائے گی تو سب کچھ میرا ہو جائے گا؟ سکندر لاکھانی وکی کی طرف دیکھ کر پرسوچ انداز میں بولا۔ ہاں، مختصر لفظی جواب۔ دیکھ اگر تو شادی نہیں کرے گا اور انکل کی شرط کے مطابق تو جاب ڈھونڈ کر اپنا کمائے گا تو اتنی سیلری تو تجھے نہیں ملے گی جس میں تو ہم سب کو افورڈ کر سکے۔ وکی اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کی بات میں اپنا مفاد بھی چھپا ہوا تھا، آخر اس کے سہارے پر تو وہ سوایاشی کرتے تھے۔ سوچنا پڑے گا، ایک شادی تو ہے۔ سکندر کو سوچتے ہوئے بولا۔ سوچ میرے یار، سوچ۔ وکی اسے اکساتے ہوئے بولا۔ لے پکڑ بل، پے کر کے آ پھر کچھ سوچتے ہیں۔ سکندر لاکھانی وکی کو اپنا کارڈ پکڑاتے ہوئے بولا۔ وکی اس کی ہاتھ سے کارڈ لیتا ہوا کاؤنٹر کی جانب چل دیا۔ وہ اس وقت لندن کے مشہور بار کناٹ بار میں موجود تھا، جو لندن کے مشہور ترین اور بہترین بارز میں سے ایک ہے۔ یہ مے فیئر کے علاقے میں واقع ایک لگژری ہوٹل کے اندر واقع ہے۔ اس بار کو اپنے جدید کاکٹیلز، وضاحت ماحول اور اعلیٰ معیار کی سروس کے لیے جانا جاتا ہے۔ وکی کچھ ہی لمحوں میں کاؤنٹر سے بھاگتے ہوئے سکندر کی طرف آیا۔ سکندر اپنے چکراتے سر کو بمشکل تھامے ہوئے وکی کو اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سکندر کا لہجہ لڑکھڑایا ہوا تھا۔ سکندر، تیرا کارڈ بلاک ہو چکا ہے۔ وکی سکندر کا کارڈ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے بولا۔ واٹ؟ سارا انشا وکی کی بات پر اڑن چھو ہوا۔ ہاں، تیرا یہ کارڈ کسی کام کا نہیں رہا۔ سکندر وکی کی ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سکندر اپنے سر کے بالوں کو نوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ ابھی بھی وقت ہے، مان جا کر لے شادی جہاں انکل کہہ رہے ہیں۔ وکی ایک بار پھر اس کے ذہن میں شادی کی بات ڈالتے ہوئے بولا۔ اور ہاں، بل میں پے کر آیا ہوں۔ وکی اسے بل کا بتاتے ہوئے بولا۔ سکندر دکھتے سر کو تھام کر بولا اور ٹیبل سے اپنا کارڈ اٹھاتے ہوئے باہر سے نکلتا چلا گیا۔ آپ نے میرا کارڈ بلاک کیوں کروایا بابا؟ سکندر لاکھانی کارڈ کو ٹیبل پر پھینکتے ہوئے بولا۔ سکندر صبح صبح اپنے کمرے سے نکلتا ہوا ڈائننگ ہال میں آیا، جہاں پر محمد لاکھانی اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھے ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ تمہارا فیصلہ تھا، تم شادی نہیں کرو گے، اور میری شرط تھی تم شادی نہیں کرو گے تو میرا دیا سب کچھ واپس کرو گے۔ تو بس میں اپنا دیا سب کچھ تم سے لے چکا ہوں۔ محمد لاکھانی کندھے اچکا کر بولے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سکندر محمد لاکھانی کی طرف جھکتے ہوئے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ آرزو سے شادی؟ محمد لاکھانی چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے بولے۔ سکندر نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے۔ سکندر اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولا۔ محمد لاکھانی نے ہنکارا بھرا۔ میں کہہ رہا ہوں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سکندر محمد لاکھانی کے ہنکارا بھرنے پر ایک بار پھر سے بولا تھا۔ 15 دن بعد کا فیصلہ تھا، یہ ابھی سے ہار مان گئے ہو تم؟ محمد لاکھانی سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے۔ اب میں کہہ رہا ہوں مجھے شادی کرنی ہے۔ سکندر سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تیار رہنا۔ پرسوں چلیں گے پاکستان۔ میں اپنا سارا بزنس پاکستان میں شفٹ کر چکا ہوں۔ محمد لاکھانی سکندر لاکھانی کو اپنی بات کہتے ڈائننگ ہال سے اٹھ کر باہر کی طرف اپنے قدم بڑھا گئے۔ ایک بار یہ شادی ہو جائے، سب کچھ مجھے مل جائے تو آپ کی اس چہیتی کا میں وہ حال کروں گا جو وہ سہن نہیں کر پائے گی۔ سکندر لاکھانی نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے دل میں آرزو کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی، جس کا انجام بہت بھیانک تھا۔ سچ میں بابا، میری شادی سکندر سے ہوگی؟ وہ مان گئے۔ آرزو زبیر لاکھانی کی بات سن کر خوشی سے بولی۔ وہ کتنے عرصے سے سکندر کی محبت میں گرفتار تھی۔ ہاں، میرا بچہ سکندر مان گیا ہے شادی کے لیے، پرسوں پاکستان آ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ زبیر لاکھانی آرزو کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر بولے۔ سچ میں بابا؟ آرزو زبیر لاکھانی کے ہاتھوں کو تھام کر بولی۔ ہاں، زبیر لاکھانی آرزو کو اپنے سینے سے لگاتے اسے یقین دلانے والے انداز میں بولے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی بیوی کے گزر جانے کے بعد انہوں نے آرزو کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اس کی ہر خواہش میں ایک خواہش اس کی سکندر سے شادی کرنے کی تھی، جس کا ذکر خود آرزو نے کیا تھا۔ وہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات زبیر لاکھانی سے شیئر کرتی تھی۔ آرزو اپنے بابا کے سینے سے لگی خوشی سے چمک رہی تھی
وہ شاید اس کی زندگی کی آخری خوشی تھی۔ کچھ خواہش کو ادھورا رہ جانا چاہیے، ورنہ کچھ خواہشات انسان کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ صمد لکھانی سکندر لکھانی ایئرپورٹ کے باہر کھڑے زبیر لکھانی کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا کہاں رہ گئے آپ کے دوست؟ سکندر لکھانی اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ محمد لکھانی نے اپنے ساتھ کھڑے اپنے بگڑے سپوت کو دیکھا جس کے چہرے پر بیزارگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دیکھو آ گیا ہے۔ محمد لکھانی سکندر کا دھیان سامنے کی طرف کرواتے ہوئے بولے، جہاں سامنے ہی زبیر لکھانی اور آرزو چلتے ہوئے ان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ سکندر لکھانی کی نظر آرزو کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنا سر جھٹک گیا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ شادی بھی صرف جائیداد کی وجہ سے کر رہا تھا۔ ایک بار ساری جائیداد اس کے نام ہو جاتی تو وہ اپنے بابا کی دوست کی بیٹی کو اپنی زندگی سے باہر نکال کر پھینک دیتا۔ سکندر لکھانی کے ذہن میں صرف یہی کچھ چل رہا تھا، بس جس پر وہ عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ معذرت یار، تم لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، زبیر لکھانی محمد لکھانی کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں، دیر سویر ہوتی رہتی ہے، محمد لکھانی ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ السلام علیکم انکل، آرزو محمد لکھانی کو دیکھ کر سلام کرتی ہوئی بولی، جبکہ زبیر لکھانی اب سکندر سے مل رہے تھے۔ وعلیکم السلام بچے، محمد لکھانی نرم لہجے میں سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ گئے۔ آرزو محمد لکھانی سے ملنے کے بعد چور نظروں سے سکندر کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کو دیکھ کر آرزو مسمرائز ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ سکندر کو تصویر میں ہنستے ہوئے دیکھا تھا، روبرو ہو کر اسے ہنستا دیکھنے کا اتفاق پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے سکندر کو اپنی آنکھوں کے حصار میں بسائے ہوئے تھی، جبکہ سکندر اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے اپنے سامنے ہی آرزو کھڑی دکھائی دی، جس کی نظریں اس پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک واضح تھی، وہ چمک سکندر کو محبت کی چمک معلوم ہو رہی تھی۔ سکندر کتنے ہی لمحے آرزو کو دیکھتا رہا، وہ دونوں ارد گرد کے ہوش بھلائے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سکندر کو ہوش اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، جس پر وہ جلدی سے ہوش میں آیا اور غیر ارادی طور پر سکندر نے آرزو کو اسمائل پاس کی۔ بس وہی لمحہ تھا۔ آرزو زبیر لکھانی سکندر محمد لکھانی کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اسے ہمیشہ سے اس کی مسکراہٹ پسند تھی، اور اس نے کب سوچا تھا سامنے کھڑا شخص اس کی طرف دیکھ کر اسمائل پاس کرے گا۔ چلے بچے، زبیر لکھانی آرزو کو دیکھ کر بولے۔ جی۔ آرزو اپنا سر اسبات میں ہلاتی ہوئی زبیر لکھانی کا ہاتھ تھام کر ان کے ساتھ ساتھ اپنے قدم بڑھانے لگی۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی آرزو مینشن کے باہر آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ سب گاڑی سے باہر آتے ہوئے اندر گھر کی طرف اپنے قدم بڑھا گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی آرزو اپنے قدم اندر کچن کی طرف بڑھا گئی تھی، جبکہ محمد لکھانی، زبیر لکھانی، سکندر لکھانی لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ آج تم لوگ یہیں پر آرام کرو، کل تم نے بے شک اپنے مینشن میں چلے جانا ہے، زبیر لکھانی محمد لکھانی کو کچھ بولتے ہوئے دیکھ کر بولے۔ وہ جانتے تھے محمد لکھانی ضرور اپنے مینشن میں جانے کی بات کریں گے، اس لیے وہ اپنی بات پہلے ہی انہیں کہہ گئے تھے۔ محمد لکھانی زبیر لکھانی کی بات پر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، تم اصرار کر رہے ہو تو آج ہم یہیں پر رہیں گے، اور ساتھ ہی آج شادی کی ڈیٹ بھی فائنل کر لیں گے۔ کیا کہتے ہو تم؟ محمد لکھانی زبیر لکھانی کی طرف دیکھ کر بولے۔ جیسا تمہیں مناسب لگے۔ کب کی ڈیٹ فائنل کرنی ہے؟ زبیر لکھانی آرزو سے چائے کی ڈش پکڑتے ہوئے ڈش کو ٹیبل پر رکھتے آرزو کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولے۔ پرسوں کی ڈیٹ رکھ لیں بابا۔ سکندر نے پہلی بار اپنے لب وا کیے تھے۔ محمد لکھانی نے سکندر کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی بیزارگی نہیں تھی، اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات بھی موجود نہ تھے۔ محمد لکھانی کو گویا سکون محسوس ہوا تھا، دل میں جو خدشہ تھا وہ سب ختم ہوا تھا، اور سکندر کا خود شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے کا کہنا ان کے دل کو مطمئن کر گیا تھا۔ محمد کیا کہتے ہو پھر؟ سکندر بیٹے کی بات مان لی جائے؟ زبیر لکھانی محمد لکھانی کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے شرارتی انداز میں بولے۔ انہیں سکندر کا اپنی شادی میں انٹرسٹ لینا اچھا لگا تھا، جبکہ سکندر کی بات پر آرزو کا دل زور سے دھڑکا تھا، شرم و حیا سے آنکھیں جھک گئی تھی۔ پھر تو طے ہوا، پرسوں ہی ہم سادگی سے نکاح کر دیں گے، ان کے 2 دن بعد رخصتی۔ محمد لکھانی زبیر لکھانی کی طرف دیکھ کر بولے۔ ہاں ٹھیک ہے، زبیر لکھانی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولے۔ وہ سب چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے کہ سکندر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انکل، آپ مجھے میرا روم بتا سکتے ہیں؟ سکندر زبیر لکھانی کی طرف دیکھ کر بولا۔ جی بیٹے، کیوں نہیں؟ آرزو بچے، آپ سکندر کو اس کے روم تک چھوڑ آئے؟ زبیر لکھانی کب سے چپ بیٹھی آرزو کو دیکھ کر بولی۔
जी बाबा। आरज़ू फर्माबरदारी से सोफे से खड़ी होती हुई बोली, आ जाए। आरज़ू अपनी नज़र झुकाती सिकंदर को देखे बगैर बोलती हुई अपने कदम ऊपर की जानिब बढ़ा गई, जबकि सिकंदर उसकी तकलीद में उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर वाले पोर्शन में आया। ये आपका रूम है, आप रेस्ट कर ले। आरज़ू कमरे का दरवाज़ा खोलती हुई सिकंदर की तरफ देख कर बोली। सिकंदर ने गहरा सांस भरते हुए कमरे को देखा, जो निहायत खूबसूरत था। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? आरज़ू अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए रुकी और सिकंदर की तरफ देखकर बोली, नहीं शुक्रिया, आप रेस्ट कर ले, क्या पता बाद में आपको रेस्ट का टाइम ना मिले। सिकंदर अपने कदम आरज़ू की तरफ बढ़ाते उसके कान में ज़ुबानी अंदाज में बोला। आरज़ू उसकी बात पर छटपटाई थी और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाने लगी थी कि अपना हाथ सिकंदर के हाथ की गिरफ्त में महसूस करती वहीं पर रुक गई। उसका पूरा वजूद साकिन हुआ था। आप? आरज़ू गहरा सांस भरती अपना हाथ छुड़वाने की तगोदो करने लगी। एक सवाल पूछूं? सिकंदर उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त करते उसे अपने करीब करते हुए बोला, जबकि आरज़ू अपने हाथ पर उसकी सख्त गिरफ्त और उसकी नज़दीकी पर बौखला गई थी। जी पूछे? आरज़ू अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाती हुई बोली। डू यू लव मी? सिकंदर उसका हाथ अपने हाथ से आज़ाद करते अपनी शहादत की उंगली से उसका चेहरा ऊपर को करते हुए उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर बोला, जबकि आरज़ू मुंह खोले सिकंदर के सवाल पर उसे देखने लगी। डू यू लव मी? सिकंदर उसे पीछे दीवार के साथ लगाते अपना हाथ उसके दाएं बाएं रखते हुए एक बार फिर से सवाल को दोहरा गया। आरज़ू दीवार के साथ लगी अपनी शहद रंग आंखों से सिकंदर को देख रही थी। सारे हवास जिससे गुम हो गए थे। मुकाबिल की शख्सियत उस पर असरअंदाज हो रही थी। डू यू लव मी? सिकंदर उसके चेहरे पर झुकते हुए फूंक मारते हुए बोला। आरज़ू सटपटाई थी। सिकंदर। आरज़ू अटकते हुए उसका नाम लेती हुई बोली, जी जाने सिकंदर। सिकंदर उसके चेहरे पर झूलती रट को उसके कान के पीछे करते मोहब्बत भरे लहजे में बोला। आरज़ू उसके मुंह से खुद के लिए जान लफ्ज़ सुनती शर्माई थी। दिल की धड़कन एकदम से बढ़ने लगी थी। जवाब नहीं दिया आपने? डू यू लव मी? सिकंदर अपनी आईब्रो उचकाकर बोला, यस आई लव यू। आरज़ू शर्माती हुई बोली। सिकंदर उसके जवाब पर मुस्कुराया था और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामते हुए उसकी आंखों में अपनी आंखों को गाड़ गया था। मैं भी मोहब्बत करता हूँ आपसे। सिकंदर उसके लबों पर अपना अंगूठा रब करते हुए बोला। आरज़ू जहाँ उसकी मोहब्बत के इजहार पर खुश हुई थी, वहीं अपने लबों पर उसका लम्स महसूस करती हुई लरज़ उठी थी। ये क्या कर रहे हैं? आरज़ू उसका हाथ अपने लबों से हटाती हुई बोली, चेक कर रहा था मैं आपके होंठ कितने नरम हैं। सिकंदर बेबाकी भरे लहजे में बोला, जबकि आरज़ू शर्म से पानी पानी हुई। मुझे जाना चाहिए। आरज़ू उसके हिसार में मचली थी। चली जाना, पहले मुझे इन नरम मुलायम लबों को छू कर तो देखने दो। सिकंदर दीवार से हाथ हटाते एक हाथ उसकी कमर पर रखे उसे अपनी सांसों के करीब तरीन करते हुए बोला। आरज़ू फटी फटी निगाहों से सिकंदर को देखने लगी, जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। आप क्या कह? अभी आरज़ू अपनी बात पूरी करती कि सिकंदर ने उसके लबों को अपने लबों से हल्का सा छुआ। आरज़ू की आंखें फटने की हद तक खुल गई थी। मुकाबिल की हरकत उसके लिए काबिल यकीन थी। ये आपने क्या किया? आरज़ू उसके हिसार से निकलती हुई बोली। उसके लहजे में बेयकीनी थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्यार करते हैं ना हम, इट्स नॉर्मल। सिकंदर उसे बाजू से थामते हुए बोला, अभी हमारी शादी नहीं हुई। आरज़ू सिकंदर को देखकर मिनमिनाती हुई बोली, शादी नहीं हुई, इसलिए सिर्फ हल्का सा छुआ है। अगर शादी हुई होती तो? सिकंदर उसकी बात का जवाब ज़ुबानी अंदाज में देते आखिर में अपनी बात कहते कहते रुक गया। आरज़ू उसकी बात पर सटपटाती खुद को उसके बाजू से आज़ाद करती कमरे से बाहर भाग गई। सिकंदर उसके कमरे से चले जाने के बाद कहकहा लगा उठा। मुकाबिल लड़की का खुद के लिए मोहब्बत का इजहार सुनना सिकंदर को बार बार कहकहा लगाने पर मजबूर कर रहा था। मोहब्बत करती है मुझसे? सिकंदर बेड पर गिरने वाले अंदाज में कहकहा लगा रहा था। बेवकूफ़ लड़की। अब इसके आगे की कहानी आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।